Hello everyone, welcome to the new video of NISM 10A Investment Advisor Level 1. So there were many queries related to the latest update in February 2025. So we have made altogether a new video wherein we are going to explain the complete content in very much detail, chapter by chapter, and we'll see what are the different changes in this version of NISM 10A 10B. So let's start with the video. So this is the assessment structure. जो एग्जाम रहेगा that will consist of two parts. One will be 90 multiple choice questions and second will be 9 case studies. So इस पूरी एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. One is MCQ and second is case studies. So MCQs जो रहेंगे वो टोटल 90 मार्क्स के होंगे and case studies will be for 60 marks, making it a total of 150 marks question paper. इस 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पासिंग मार्क्स विल बी 60%. सो अल्टीमेटली आपको 90 मार्क्स मिनिमम लेके आने पड़ेंगे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो 60% यहाँ पे पासिंग रहेंगे. 3 आवर्स का ये पेपर होगा. नेगेटिव मार्किंग 25% होगी. लाइक अगर एक सही क्वेश्चन आपने आंसर किया तो +1 होगा और अगर वही क्वेश्चन गलत हो गया तो -0.25 होगा. सो +1 एंड -0.25. इन केस कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वहां पे +2 और -0.5 होगा. सो 25% का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा. जो सर्टिफिकेट आपको इसके बाद मिलेगा दैट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स. नाउ अब इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे करें. सो जो एमसीक्यू है 90 मार्क्स के, उसके लिए आपको कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा. आपको पूरे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए सो दैट आप इसको आंसर कर पाओ. So what we have done is we have made different videos related to all the chapters जिसमें हमने पूरा कंटेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्रिस्प कांसेप्ट्स इन ईच एंड एवरी टॉपिक. आपको जरूरी नहीं है कि हम पूरी बुक को वर्ड बाय वर्ड रीड करें, बट आपको उसके अंदर के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, प्लस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए. लाइक अगर बुक में डेफिनेशन दी है कि ऑप्शन इज अ राइट टू बाय, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट राइट टू बाय. व्हाट इज एन ऑब्लिगेशन टू बाय. तो कब ऑब्लिगेशन आता है, कब राइट हमें मिलता है, बायर के क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, सेलर के कब ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये सारी चीजें कंसेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए. सो इसीलिए हम लोगों ने इन वीडियो लेक्चर्स में बहुत डीप वर्क किया है एंड वी हैव मेड अ क्रिस्प कंटेंट कि ये बहुत ज्यादा लेंथी भी आपको नहीं लगे एंड उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी हो जाए सो दैट आपको एग्जाम में वो हेल्प कर पाए. सो हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. सो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के, जहां पे 90 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के. देन देयर विल बी 9 केस स्टडीज जिसके अंदर 6 केस स्टडीज 5 क्वेश्चंस की होंगी 1 मार्क ईच एंड 3 केस स्टडीज 5 क्वेश्चंस की होगी 2 मार्क ईच. मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा. अगर उसका आंसर आपने सही किया तो आपको +2 मिलेंगे. अगर उसका आंसर आपने गलत कर दिया तो वहां पे -0.5 होंगे. नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में +1 होता है और -0.25 होता है, लेकिन अगर 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे आपने वर्क किया और ये अगर सही होता है तो यहाँ पे +2 आपको मिलेगा, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो -0.5 आपको हो जाएगा. तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रख के चलनी है बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. Now, as far as changes are concerned related to the latest syllabus in February 2025, so in NISM 10A, there is no major change that has been done. So यहाँ पे बहुत minute से changes हैं NISM 10A में specifically. The changes are related to some interest rate changes in the small saving schemes, जो कि हम लोग एक updated video present करने वाले हैं. So be tuned for the next video. In case of NISM 10B, the changes are majorly in taxation unit, majorly in income tax and capital gain tax. So again, ये पूरे changes का एक complete compiled video हम लोग present करने वाले हैं. So stay tuned. But you will feel happy to know that there is no major change in the 2025 version and most of the things remain the same as in October 2023 version. Now let's have a look at the different chapters कि उन chapters के अंदर है क्या, content क्या है. content आपको पता होना बहुत जरूरी है before we start with the preparation of NISM 10A investment advisor.
So we are starting with module 1. Module 1 is personal financial planning. Personal financial planning इसीलिए एक इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल दिया है बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग विथ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमारा काम होगा जो भी इंडिविजुअल लोग हैं उन लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी हेल्प करना. सो एग्जैक्टली वो होता क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं. So financial planning is all about ensuring individuals and household managing their income, expenses and investment efficiently. तो लोगों की बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, लोगों के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और लोगों को बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है. तो ये तो बेसिक चीज है जो हर कोई करता है, लेकिन उसको एफिशिएंटली कैसे करें ये एडवाइस हमें अपने क्लाइंट्स को देनी है. और वो किस तरीके से देनी है तो वो समझने के लिए हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो इसके कुछ की पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पे बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं. सो मैं इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे. रीजन बीइंग हम यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि इस पूरे सिलेबस में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, सो दैट आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है वो आप समझ पाए. सो देयर आर सर्टेन की एस्पेक्ट्स व्हिच इंक्लूड द पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग. वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, उनकी रिस्क हम लोग मैनेज कर सकते हैं और उनकी फ्यूचर नीड्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं. फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आज के टाइम में हम सबको पता है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. इवन बिजनेसेस की तो और ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है. कोविड 2020 ने हम लोगों को ये सिखा दिया कि वी हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर्ड. ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे हमारे सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाए लेकिन हमें एक्सपेंडिचर्स करते रहने पड़ेंगे. सो उसके लिए वी हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर्ड. Then what are the scope of financial planning, which includes budgeting as a very important topic. Debt management इसके अंदर आ जाएगा, investment planning हम लोग देखेंगे, retirement planning क्या होता है and tax planning क्या होता है. So basically ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. देन रोल ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर. जब आप एक फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कैसे क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स समझने हैं, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है, उनके असेट्स को अलग अलग असेट क्लासेस में एलोकेट करना है एंड उनके पोर्टफोलियो को प्रॉपर वे में डाइवर्सिफाई करना है. तो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं और कैसे क्लाइंट को मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न हम लोग दे सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. सो ये पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे एफिशिएंट वे में कर सकते हैं ये इस फर्स्ट चैप्टर में एक इंट्रोडक्टरी वे में समझाया है. कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि मॉड्यूल 1 का ही पार्ट है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का ही ये पार्ट है. इसके अंदर अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है. द मेन कॉन्सेप्ट, अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में मुझे समराइज करना है, सो इट इज अ रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रूपी इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल. सो आज अगर कोई मुझे 100 रुपीज देता है और एक साल के बाद अगर कोई मुझे 100 रुपीज देता है तो क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? द आंसर इज नो, उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी. अगर किसी ने मुझे बोला कि आज मैं आपको 100 रुपीज देता हूं, फिर उस पर्सन ने बोला कि आज तो अरेंज नहीं हो पा रहा, मैं एक साल के बाद दूंगा, तो मैं उसे बोलूंगा 100 रुपीज नहीं देना, एक साल के बाद अगर आप देते हो तो आपको 108 रुपीज देने हैं, 107 रुपीज देने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन. सो लेट्स से 8% का अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मैं उसे बोलूंगा कि 108 रुपए देने एक साल के बाद, बिकॉज एक साल के बाद के 108 रुपए की वैल्यू वही है जो आज के 100 रुपए की वैल्यू है. एक साल के बाद 108 रुपए से मैं वही खरीद पाऊंगा जो आज मैं 100 रुपए से खरीद पा रहा हूँ. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे. इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी से रिलेटेड कैलकुलेशन हमें देखना है, बॉन्ड वैल्यूएशन हम लोग देखेंगे, रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे, लोन से रिलेटेड कैलकुलेशंस आ जाएंगे, लाइक ईएमआई अगर आप पे करते हैं तो ईएमआई पे कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. देन थर्ड चैप्टर विल बी इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट्स. अब हमें ये समझना होगा कि क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. उसके लिए हमें क्लाइंट का कैश फ्लो मैनेजमेंट समझना होगा, हमें क्लाइंट की नेटवर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और हमें ये जानना होगा कि क्लाइंट को कितनी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. सो कैश फ्लो मैनेजमेंट में हम लोग क्लाइंट का इनकम और उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है. देन नेटवर्थ कैलकुलेशन में हम लोग ये देखेंगे कि उसका नेटवर्थ कितना है.
हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्लाइंट के असेट्स कितने हैं, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्लाइंट का नेटवर्थ कितना है। देन कितना इमरजेंसी फंड क्लाइंट को अपने अकाउंट में रखना चाहिए। जैसा हम लोगों ने एग्जांपल देखा कोविड 2020 में, अगर किसी के जॉब या बिजनेस से इनकम बंद हो जाती है तो भी हम लोगों के एक्सपेंसेस उसी तेजी से बढ़ते रहते हैं, तो हमें कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में एज इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। या कई बार कुछ इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती है, उसके लिए हमें कुछ अलग से सेविंग्स रखनी होती है। सो वो कितनी सेविंग्स होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्लाइंट। आपको ये सारी चीजें क्लाइंट को सजेस्ट करनी होगी कि क्लाइंट को कितनी सेविंग्स अपने पास रखनी है सो दैट वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। देन कम्स चैप्टर नंबर 4, डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ लोन्स पढ़ने वाले हैं। काफी डिटेल्ड चैप्टर है ये भी, जिसके अंदर हम लोग सिक्योर्ड लोन देखने वाले हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स देखने वाले हैं, किसमें कितना इंटरेस्ट लगता है ये हम लोग देखेंगे। सो होम लोन एंड कार लोन अगर हम लेते हैं सो दैट इज बैक्ड बाय कोलेटरल, सो इसी कारण से उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। देन वी हैव अनसिक्योर्ड लोन वेयर इन वी हैव क्रेडिट कार्ड्स, वी हैव पर्सनल लोन्स। क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, यहाँ पे कुछ भी कोलैटरल नहीं होता है, तो इसका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हाई होता है। अब ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी एनआईएसएम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है, आपने अगर बुक की एक एक लाइन नहीं भी पढ़ी है, यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन। देन वी हैव द डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। कैसे हम लोग डेट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, लोग कैसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा लोन लोगों के ऊपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेट लोगों के ऊपर हो जाता है और वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजन। सो उससे कैसे बचा जा सकता है। So how to avoid excessive debt, prioritize high interest loans, refinance when beneficial, then how to maintain a good credit score for better borrowing terms। आगे चल के अगर आपको लोन लेना है तो कैसे हम लोग सिस्टमैटिकली उसे प्लान कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग अगेन इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देन कम्स मॉड्यूल नंबर 2, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये काफी वास्ट मॉड्यूल है, इसमें पूरा इकोनॉमिक्स कवर किया हुआ है। सो इसके अंदर दो मेजर चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करता है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इक्विटी क्या है, डेट क्या है, कमोडिटीज क्या है, फॉरेक्स मार्केट कैसे वर्क करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी होती है, सेबी का क्या रोल है, आरबीआई का क्या रोल है, आईआरडीआई किसे रेगुलेट करता है, ये सब टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगेन काफी डिटेल्ड चैप्टर है ये। देन चैप्टर नंबर 6 इज सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट, जहां पे हम लोग प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में देखेंगे। न्यू सिक्योरिटी जब इशू होती है, आईपीओ जब आता है तो कैसे उसको लॉन्च किया जाता है, आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे कवर होंगी। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एनएसी क्या है, बीएसई क्या है, ये दोनों कब स्टैब्लिश हुए, इनके इंडेक्स क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनएसी एंड निफ्टी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीएसई एंड सेंसेक्स, तो ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, डिविडेंड पेमेंट, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू, हाउ आर दीज रिलेटेड टू शेयर प्राइसेस। किस कॉर्पोरेट एक्शन के होने से शेयर प्राइस बढ़ता है, किसके कारण शेयर प्राइस गिरता है, और किस तरीके से ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ये पॉइंटर्स भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मॉड्यूल 3। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस होती है, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट हम लोग देखने वाले। उसके अंदर कौन कौन से मेजर एसेट क्लासेस इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या क्लाइंट को अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से एसेट क्लासेस हम लोग उसे सजेस्ट करेंगे। क्या हम लोग उसे इक्विटी सजेस्ट करेंगे, क्या हम लोग उसे डेट सजेस्ट करेंगे, कब कमोडिटीज हम सजेस्ट करेंगे, कब रियल एस्टेट हम लोग सजेस्ट करेंगे। अगर लेट्स से वो पर्सन की एज 30 ईयर्स है और वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, उसके ऊपर कुछ खास बर्डन भी नहीं है, कोई लोन उसने नहीं लिया हुआ है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, अभी वो मैरिड भी नहीं है, तो कौन सी एसेट क्लास हम लोग उसे सजेस्ट करेंगे। और अगर वही पर्सन 58 ईयर्स का हो गया है और अब उसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम लोग उसकी रिस्क एपेटाइट देखते हुए उसे कौन सी एसेट क्लासेस सजेस्ट करेंगे, ये चीजें इस चैप्टर में डिटेल में कवर की गई है। इक्विटी क्या है, स्टॉक्स क्या है, ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट के क्या फीचर्स हैं, कैसे हम लोग गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी सारे फीचर्स आर बीइंग कवर्ड इन दिस चैप्टर। Now chapter number 8 covers investing in stocks in very much detail।
हम लोग कैसे स्टॉक में सिलेक्ट कर सकते हैं। सो प्रीवियस चैप्टर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि अलग अलग एसेट क्लासेस क्या है। इस चैप्टर से हम लोग एक एक एसेट क्लास को पिक करते जाएंगे। सो ये मॉड्यूल नंबर 3 ही कंटिन्यू हो रहा है, जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, दैट इज इक्विटी। तो यहाँ पे हम लोग इक्विटी की बात करने वाले हैं। तो जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से एनालिसिस को रेफर करेंगे। जब हमें ट्रेडिंग करनी है तब हम लोग कौन से एनालिसिस को रेफर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, या जिन्हें हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं डेट के नाम से। डेट मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली आप लोग इक्विटी के बारे में तो जानते हो, शेयर्स के बारे में आप सब ने बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन ये चैप्टर आपको थोड़ा सा नया लगेगा बिकॉज डेट मार्केट के बारे में हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल नहीं जानते हैं। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे आप इनकी रिस्क को मेजर कर सकते हो, बॉन्ड यील्ड्स को कैसे मेजर किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं बॉन्ड यील्ड को मेजर करने के लिए, यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन रेट, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। देन रिस्क को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10, अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे। फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, स्वैप क्या है। हम लोग उसका यूसेज पढ़ेंगे कि कब फ्यूचर्स को यूज करना है, कब फॉरवर्ड्स को यूज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेजिंग क्या होता है। अगेन ये सब टर्मिनोलॉजीज अगर आपको क्लियर है, आप लोग बहुत इजीली एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। कॉमन स्ट्रैटेजीज क्या होती है, हेजिंग क्या होता है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सब स्ट्रैटेजीज कैसे फॉर्म होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट कैसा होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी में लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, कौन सी स्ट्रैटेजी में लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होता है, ये सब आपको याद करना होगा। Now next module is investment through managed portfolio, that is module number 4। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग मैनेज्ड पोर्टफोलियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मैनेज्ड पोर्टफोलियो? मैनेज्ड पोर्टफोलियो मतलब जब हम लोगों को किसी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से इक्विटी मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है, बट हमें उतना नॉलेज नहीं है कि इक्विटी मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, या हमें इक्विटी मार्केट के कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब ये नॉलेज हमें नहीं है but still we want to invest in such a market, so we invest through a managed portfolio। मतलब हम कुछ ऐसे लोगों की हेल्प लेंगे जिन्हें एक्सपर्टीज नॉलेज है अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो, और हम उनके थ्रू मैनेज किए गए पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स। अब तो म्यूचुअल फंड्स सही भी है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमारे पास है। अब तक ये पढ़ के 10th चैप्टर तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये सब असेट क्लासेस का क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, कहाँ पे रिटर्न ज्यादा होते हैं। सो इक्विटी में हम लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए, भले से हम ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेनी है तो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मीडियम रिस्क लेनी है तो मिड कैप फंड्स होते हैं, थोड़ी कम रिस्क लेते हुए स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो हमारे पास लार्ज कैप एंड ब्लू चिप फंड्स होते हैं। देन हमारे पास इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं और उसके जितने ही रिटर्न निकालते हैं। तो अगर निफ्टी का एक साल का रिटर्न 20% का है तो इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी को फॉलो करता है उसका भी एक साल का रिटर्न 20% रहेगा, हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे रहे। देन वी हैव डेट फंड्स जो कि आपको फिक्स रिटर्न निकाल के देगा। डेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, अगेन जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको फिक्स रिटर्न निकाल के देते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, या कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आपको फिक्स रिटर्न जनरेट करके देते हैं। देन वी ऑल्सो हैव सम हाइब्रिड फंड्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो होते तो म्यूचुअल फंड्स है लेकिन वो ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ईटीएफ। उनके बारे में भी अगेन इस चैप्टर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले हमें उस फंड का एक्सपेंस रेशियो पता होना चाहिए, कितना पैसा वो अपने फंड में खर्चा कर रहा है। एनएवी कैलकुलेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो अगेन इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। देन चैप्टर नंबर 12 इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस।
आप ऐसा समझ सकते हो कि PMS इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर वेरी रिच पीपल। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम होता है फंड्स को मैनेज करना, और PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज का भी काम वही होता है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना। बट दे स्पेसिफिकली वर्क फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बिकॉज यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो को उनके रिस्क के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़े से जनरलाइज्ड होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो अगर मुझे एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक्सिस बैंक का शायद एक ही लार्ज कैप फंड होगा और मेरे पास वही चॉइस होगा, या HDFC बैंक के पास एक ही लार्ज कैप होगा और मुझे उसी में इन्वेस्ट करना होगा। So mutual funds are generalized or standardized, you can say, but portfolio management services are customized from person to person. तो अगर वो आपके लिए स्पेसिफिकली एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक एड ऑन सर्विस यू कैन से प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर कुछ कस्टम एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज वो लोग फॉर्म करते हैं। देन वी हैव चैप्टर 13 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। सो ऑल्टरनेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल फंड्स के अलावा अवेलेबल होते हैं। ट्रेडिशनल फंड्स में हमारे पास दो ही टाइप के फंड्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी फंड्स और दूसरे होते हैं डेट फंड्स। तो अगर आप इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करते हो तो वो ट्रेडिशनल फंड्स के अंदर आता है। इनके अलावा जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन सबको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो जो भी हाई रिस्क हाई रिटर्न से रिलेटेड फंड्स होते हैं वो सब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर आ जाते हैं। So we talk about the venture capital, private equity, hedge funds under the alternative investment funds. Again in this chapter they have discussed high risk, high return strategies और कैसे alternative investment funds work करते हैं आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए, but yes comparatively the risk will be higher. इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट होगा। Now मॉड्यूल नंबर 5 is portfolio construction and evaluation. तो हम लोग का पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करें और हमारा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं उसको कैसे इवैल्यूएट करें वो हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। सो चैप्टर नंबर 14 इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये थोड़े थ्योरेटिकल इन नेचर है बट स्टिल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के बारे में यहाँ पे समझाया है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी असेट क्लास में या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो अगर उसमें ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो हमेशा उसके साथ ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड रहेगा, और कैसे उस रिस्क और रिटर्न को हमें मैनेज करना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न या लो रिस्क लो रिटर्न में से हमें किसे चूज करना चाहिए वो समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ समझना बहुत जरूरी है। देन वी हैव एफिशिएंट फ्रंटियर, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो दो अगर आपके पास पोर्टफोलियोज हैं जिनका रिस्क बिल्कुल सेम है लेकिन उनके रिटर्न्स में डिफरेंस है तो फिर आप उनमें से कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करोगे वो हम लोग एफिशिएंट फ्रंटियर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। देन चैप्टर नंबर 15 इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कैसे हम लोग एसेट एलोकेट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की हम जब भी बात करते हैं तो वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में होता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस मतलब हम कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट के अंदर भी FDs आ जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो कैसे हम लोग प्रॉपर वे में एसेट एलोकेशन कर सकते हैं उनकी कुछ सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज होती है। तो लाइक स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस NISM में पूछे जाते हैं। देन रिस्क प्रोफाइलिंग हम लोग समझेंगे जो कि अब मैंडेटरी हो चुका है। आपको अगर किसी भी क्लाइंट को कोई भी एडवाइस देनी है तो सबसे पहले आपको उसका रिस्क एपेटाइट या रिस्क टॉलरेंस जानना होगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एपेटाइट ऑफ द क्लाइंट यू कैन नॉट एडवाइज एनीथिंग। सो ये रिस्क प्रोफाइलिंग वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लाइंट से, ये सब इस चैप्टर में कवर्ड है। तो आप लोगों को ये रियलाइज होगा ये पढ़ते पढ़ते कि ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसी में वो सारे रूल्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए मैंडेटरी है। तो ये पढ़ते पढ़ते आपको वो सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी जो कि रूल्स आपको फॉलो करने हैं while running your business as an investment advisor. Next we have chapter 16 portfolio performance measurement, how to measure if your portfolio is performing well या हमें उस पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं लाइक शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, देयर इज वन ट्रेनर रेशियो एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज और कई सारे
मैट्रिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे टू अंडरस्टैंड इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज अप टू द मार्क या हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है. We'll also understand how to benchmark our portfolio against the market indices और हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है. एज इन अगर हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस 4% था, हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 4% था, तो ये अच्छा है या बुरा है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे लिए 4% कैसा है. बेसिकली अगर उस साल स्टॉक मार्केट इंडेक्स का रिटर्न सिर्फ 2% का है तो हमारे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी से या इंडेक्स से 2 टाइम्स का रिटर्न दिया है. बट अगर सेम ईयर में निफ्टी का रिटर्न 2% की जगह 8% था तो हमारा यही 4% का रिटर्न खराब माना जाएगा बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है. सो इट इज अ रिलेटिव वैल्यूएशन कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है. हमें रिलेटिवली कंपेयर करना पड़ेगा उसे इंडेक्स के रिटर्न से एंड दिस इज व्हाट बेंचमार्किंग अगेंस्ट द मार्केट इंडाइसेस इज. इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग चैप्टर में. ये तो मैंने सिर्फ एक शॉर्ट में ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिया है. विद दिस हमारा मॉड्यूल नंबर 5 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा. Next is module 6 regulation compliance and ethics, one of the most important module of NISM. और ये मॉड्यूल NISM और सेबी के दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें से वो ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है. इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स है. चैप्टर नंबर 17 इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. सो बेसिकली ये चारों चैप्टर थ्योरेटिकल इन नेचर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूले नहीं है. यहाँ पे बस आपको मगअप करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें. तो यहाँ पे पैन और केवाईसी कंप्लायंस क्या है वो हम लोग समझेंगे. डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है, रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. देन चैप्टर नंबर 18 इज की रेगुलेशंस. यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस हम लोगों को पढ़ने होंगे लाइक सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013 क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ऐसे कई सारे रेगुलेशंस है जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है एंड वो सब हमें याद रखने पड़ेंगे. चैप्टर नंबर 19 इज एथिकल इश्यूज, fiduciary responsibility of investment advisor. So as an investment advisor आपके क्या ethics होने चाहिए, आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए. लाइक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने एक क्लाइंट को कोई एक स्टॉक बाय करवा दिया, दूसरे क्लाइंट को वही स्टॉक सेल करवा दिया. दिस इज अनएथिकल. आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि आपने कोई स्टॉक को खरीद के रखा है और आप अपने क्लाइंट को वही स्टॉक सेल करवा रहे हो. अगेन दिस इज अनएथिकल. सो यू शुड अवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिसेस. और एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी क्या क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो यहाँ पे आप लोगों को समझाई गई है. देन अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये पूरा आपको इस चैप्टर में कवर किया है. चैप्टर नंबर 20 टॉक्स अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म. अगर आपको कोई भी कंप्लेन है या आपको कोई ग्रीवेंस है तो वो ग्रीवेंस आप किससे शेयर करोगे, वो ग्रीवेंस का सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा, वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सेबी का एक प्लेटफॉर्म होता है स्कोर्स नाम का, उसका क्या काम होता है, वो कैसे आपकी कंप्लेंट्स पे वर्क करता है, अगर आपकी कंप्लेंट्स इंक्रीज होती हैं या अगर आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं तो वो कैसे आपको टैकल करना है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट को कैसे वो टैकल करना है, ये सब चीजों में हम ही क्लाइंट की हेल्प करेंगे. एंड देन व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसके क्या क्या प्रोविजंस है, ये पूरा कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इन NISM 10A मॉड्यूल. सो व्हाट NISM हैज डन इज NISM 10A के अंदर मॉड्यूल नंबर 1 टू मॉड्यूल नंबर 6 प्रोवाइड किए गए हैं. इसी के कंटिन्यूएशन से NISM 10B क्रिएट किया गया है जहां पे मॉड्यूल नंबर 7 से लेके मॉड्यूल नंबर 12 पढ़ाए गए हैं. तो आप जब NISM 10B का सिलेबस देखोगे वो स्टार्ट होगा मॉड्यूल नंबर 7 से. यहाँ पे मॉड्यूल 1 से लेके 6 कवर किए गए हैं. तो हम लोग मॉड्यूल 10B की बात अगले वीडियो में करेंगे. इस वाले वीडियो में हम सिर्फ 10A को डिटेल में देखने वाले हैं. तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस आउटलाइन विद वेटेजेस फॉर NISM 10A. तो कितने कितने मार्क्स का वेटेज कौन कौन से मॉड्यूल के अंदर रहेगा. सो मॉड्यूल नंबर 1 जो कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका टोटल वेटेज इज 37. अब NISM ने ये वेटेज आपको मॉड्यूल वाइज दिया है, चैप्टर वाइज नहीं दिया है. सो ऐसा हो सकता है कि पहला चैप्टर थोड़ा सा लाइट है, पूरा थियोरेटिकल इन नेचर है, पूरा इंट्रोडक्टरी है, तो ये सिर्फ 7 मार्क्स का हो और उसके बाद के जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 10 मार्क्स के हो. सो दिस कैन बी डन, दिस कैन बी मैनेज्ड अकॉर्डिंगली. बट ओवरऑल जो मॉड्यूल है फर्स्ट वाला, ओवरऑल जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका वेटेज विल बी 37 मार्क्स.
देन सेकेंड मॉड्यूल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, 2 चैप्टर्स वहां पे है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट सेगमेंट्स। इसका टोटल वेटेज इज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के। अब अगर 2 ही चैप्टर हैं तो हम लोग ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लगभग 5 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया होगा। देन मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 30 मार्क्स का वेटेज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में है। अगर आपके क्लाइंट को कम रिस्क चाहिए तो हम उसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में कौन कौन से ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर क्लाइंट को हेजिंग करनी है या क्लाइंट बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो हम कैसे उसे डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी हैव चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज्ड पोर्टफोलियोज। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं, उनको पैसिव मनी की रिक्वायरमेंट है और रेगुलर बेसिस पे वो अपने फंड्स को देख भी नहीं पाएंगे, सो दे शुड गो विद सम मैनेज्ड पोर्टफोलियोज लाइक म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर वो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पोर्टफोलियोज है, सो दे शुड गो विद म्यूचुअल फंड्स। अगर उन्हें उसे कस्टमाइज करवाना है बिकॉज वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, तो दे शुड गो विद पोर्टफोलियो मैनेजर। और अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, सो दे शुड ऑल्सो इन्वेस्ट सम ऑफ देयर मनी इन AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस मॉड्यूल का वेटेज इज 23 मार्क्स। देन मॉड्यूल 5 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। एंड देन लास्ट मॉड्यूल 6 ऑपरेशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, इसका वेटेज विल बी 30 मार्क्स। टोटल आपकी एग्जाम जो होगी उसका 150 मार्क्स का वेटेज रहेगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट रीडिंग द कंप्लीट मॉड्यूल इज बिट हेक्टिक, और आप लोग इंट्रोडक्शन देख के ही इतना टायर्ड हो चुके होंगे कि पूरी बुक पढ़ने का अब आप ख्याल छोड़ चुके होंगे और आपने सोचा होगा कि NISM 10A को हम लोग स्किप कर देते हैं। बट बिकॉज NISM 10A इज मैंडेटरी, सो इसीलिए हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ ये वीडियोस वॉच करने हैं बिकॉज इन वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। सो यू वोंट हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, आप सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करो। वी हैव इवन फॉर्म द वीडियोस रिलेटेड टू केस स्टडीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो NISM 10A में कवर की गई हैं। यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियोस एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल केसेस हैं, सो हमने पूरे डिटेल्ड वीडियोस इन पे फॉर्म किए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द केस। इसके अलग से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनके आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। वी हैव ऑल्सो कवर्ड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ दिस इज वेरी यूजुअल डाउट ऑफ एवरीवन कि क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक या सिर्फ मॉक टेस्ट जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है वो रीड करके जाएं और एग्जाम को पास कर लें। सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। द ओनली थिंग इज हमें अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना है जिसके लिए आपको ये कंसेप्चुअल वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। प्लस NISM में क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे। एवरी टाइम दे गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करना इज द ओनली सोल्यूशन टू पास दिस एग्जाम, और वो आपके बुक रीड करने से और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने से होंगे। द सिलेबस इज कंप्लीटली अपडेटेड बिकॉज एज यू नो NISM हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता जा रहा है। So we have updated the video as per the latest syllabus. There is one more query which people usually have is video lectures लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी क्वेरीज किससे पूछें। So इसका हमने बहुत इजी सोल्यूशन फॉर्म किया है। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8889302230 पे। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे एंड सम और द अदर फैकल्टी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। सो वी प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। वी ऑल्सो स्केड्यूल योर सेशन अगर वो कुछ बहुत बड़ा डाउट है। अगर छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको सेम डे रिवर्ट मिल जाएगा। अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आपको हम लोग टेलीफोनिकली चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई पूरा टॉपिक ही आपको समझना है
तो हम गूगल मीट पे आपका एक सेशन शेड्यूल करेंगे, प्लस आपके जैसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सेम टॉपिक में डाउट है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे उन सारे लोगों का सेशन ऑर्गेनाइज करके वी विल क्लियर ऑल दी डाउट्स एट वंस। देन हम लोग एक चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो समरी नोट्स है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम के एक दो दिन पहले इतने सारे वीडियोस को वापस देखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सो ये चैप्टर समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू रिवाइज ऑल दी टॉपिक्स एट वंस। So if you want any more details, you can call us, you can WhatsApp us on this number, you can visit us on www.edufineco.com, and we are always there to help you out. Thank you for watching this video.